Assalamu alaikum everyone. Today we will cover 4.2.3 section which is role of database in data science. आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि डेटाबेस से पहले हम लोग किसको यूज करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको क्यों रिमूव किया गया और डेटाबेस को लेके आया गया डाटा को स्टोर करने के लिए। ओके, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इन अर्ली कंप्यूटिंग डेज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स वर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। अब पहले क्या होता था कि पहले ना डाटा को कैसे स्टोर किया जाता था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू फाइल्स को यूज किया जाता था। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल MS वर्ड की फाइल है, उसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी डाटा को स्टोर करने का? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि डाटा स्टोरेज वाज अनस्ट्रक्चर्ड। उसमें जो डाटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। हमने पढ़ा है डाटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में किस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा होगा या फिर वीडियोस या इमेजेस की फॉर्म में डाटा होगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। और डेटाबेस क्या करता है, टेबल्स को स्ट्रक्चर्ड वे में भी डाटा को स्टोर कर रहा होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू यूज इफेक्टिवली। तो जो डाटा है उसको अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर किया जाता था, जिसकी वजह से उसको यूज करना बहुत मुश्किल होता था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो स्टोर करवा रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स, एंड हमारे पास जो है वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में है कि यहाँ पे जो है वो नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का। इसी तरीके से यहाँ पे नेम है फॉर एग्जांपल अली, उसके हम लोगों ने साथ ही मार्क्स ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से पूरी जो है वो हम लोगों ने लाइन में सारा डाटा एंटर कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में। इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों ने क्या करते कि हम लोग इसको एक टेबल की फॉर्म में प्रॉपर, यहाँ पे होता नेम, यहाँ पे होता अली, इसी तरीके से यहाँ सॉरी नेम, फिर मार्क्स, ठीक है, रोल नंबर वगैरह, और इसके नीचे जो है प्रॉपर इनकी एंट्रीज आती, नेम आता, मार्क्स आते, इस तरीके से। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता था। अब इसका सोल्यूशन क्या है, डेटाबेस को लेके आया गया, डेटाबेस को डेवलप किया गया 1960 में, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर भी करता था और मैनेज भी करता था। एफिशिएंटली ये काम करता था। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि गुड वे में काम करता है और फास्टली काम करता है। अब डेटाबेस पॉपुलर क्यों हो गए, फेमस क्यों हो गए, उसके क्या रीजन है? दो रीजन है। द फर्स्ट वन इज रैपिड इंक्रीज इन डाटा जनरेशन, कि लगातार बहुत ज्यादा अमाउंट में एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जिससे कैसे हम लोग बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं। जो सेंसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो रीडिंग्स लेनी होती है उनके लिए भी सेंसर्स यूज़ किया जाता है। इसी के से IoT डिवाइसेज हैं, जिस वो डिवाइसेज जिसके अंदर इंटरनेट होता है उनमें सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर भी लार्ज अमाउंट में डाटा को जनरेट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा जनरेट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डाटाबेस फेमस हो गए। एंड द सेकेंड रीजन इज डिपेंडेंस ऑफ डाटा साइंस ऑन डाटा। जो डाटा साइंस है ना वो डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसके पास डाटा नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से डेटाबेस फेमस हुआ है। इसमें जो है जो डाटा साइंस है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो उस डाटा को एक्सेस करता है, उस डाटा को लेते हैं ताकि उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सके, ठीक है, उसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सके। एक केस स्टडी है सुपरमार्केट और डेटाबेसेस की। अब ओल्ड डेज पहले क्या होता था कि जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल शॉप्स में जाते थे, विजिट करते थे डिफरेंट प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, योगर्ट, शू पॉलिश, उसके बाद सॉक्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट हैं। जो कस्टमर है उसने ये प्रोडक्ट्स बाय करनी है। अब प्रॉब्लम क्या होता था, प्रॉब्लम ये होता था कि लिमिटेड शॉप स्पेस, जो शॉप्स थी वो बहुत उनकी जो स्पेस थी वो बहुत कम होती थी। ठीक है, तो शॉपकीपर है उसको वेट करना पड़ता था कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है वो स्पेस थी, जिसमें जो है वो नहीं समझ आती थी कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे रखी हुई है। इनकन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो भी इनकन्वीनियंट था। इनकन्वीनियंट भी मतलब मुश्किल था। जब सुपरमार्केट्स बन गई, जब सुपरमार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो किस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गई। ऑल आइटम्स अवेलेबल इन वन प्लेस, एक ही जगह पे आपको सारे आइटम्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक ही शॉप के अंदर आपको सारे आइटम्स मिल जाते हैं, जिसमें मार्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, हर तरह की वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। प्रोडक्ट्स अरेंज नाइसली ऑन शेल्फ, शेल्फ के ऊपर जो है वो प्रॉपरली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको अरेंज किया जाता है। कस्टमर्स कैन पिक आइटम इजीली, और जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद ही आइटम्स वगैरह जो भी उन्हें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका डिजायर प्रोडक्ट है, जो इस प्रोडक्ट को वो लेना चाहते हैं उसको इजीली पिक कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से समझें, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग 4 to 5 शॉप यू कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम अ सुपरमार्केट लाइक इम्तियाज। अब आप बजाय इसके कि
चार से पांच शॉप्स में जाएं, ठीक है, उनको विजिट करें और वहां से अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सारी बाई करें। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक सुपर मार्केट जाते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट होती है जिसका इम्तियाज वगैरह, वहां से आपको हर चीज मिल जाती है इजीली। अब सुपर मार्केट्स को डेटाबेस की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, अब देखिए पहले स्मॉल शॉप्स होती थी, इतने कस्टमर्स भी नहीं आते थे, ठीक है, तो उनके जो है वो इतने उनके अंदर प्रोडक्ट्स भी नहीं होते थे, तो उन्हें जो है वो ज्यादा या फिर लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मार्केट्स बड़ी हुई, ठीक हो गया, उनमें जो है कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए, ज्यादा मतलब एक लार्ज वॉल्यूम में कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए, तो उन्हें जो है वो प्रोडक्ट, उन मार्केट्स में प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, कस्टमर भी ज्यादा होते हैं, इसी तरह से उनका स्टाफ भी ज्यादा होता है। अब स्टाफ का भी जो डाटा होता है उसको भी स्टोर करना होता है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे उनका डाटा भी स्टोर करना होता है, जितने प्रोडक्ट्स वो डेली बेसिस पे लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, अपनी मार्केट में रखते हैं, उनका डाटा भी स्टोर करना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो डाटा है उन्हें स्टोर करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो इस वजह से जो है उन्हें डेटाबेस की जरूरत पड़ी। मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा हुए, मोर कस्टमर, कस्टमर ज्यादा हुए, तो उस वजह से जो सेल्स और परचेज है उनको ट्रैक करना जरूरी हो गया कि कितनी आज की सेल्स हैं, कितनी परचेज है, उनको सारा डाटा जो है उन्हें स्टोर करना पड़ता है। आप डेटाबेस में कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं? वो वाला रिकॉर्ड रखते हैं कि विच आइटम आर सेलिंग फास्ट, ठीक है, कौन से आइटम्स हैं वो जल्दी जल्दी जो है वो सेल हो रहे हैं, और कौन से आइटम्स हैं उनकी लेस डिमांड है। ओके, आगे है रोल ऑफ डेटा साइंस इन सुपरमार्केट। अब डेटा साइंस का क्या रोल है सुपरमार्केट में? सबसे पहले डेटा साइंस क्या करता है, जो प्राइसेस होती हैं उनको सेट करता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है, डेटा हेल्प डिसाइड प्रोडक्ट प्राइसेस। ठीक है, अब डेटा जो डेटा साइंस है वो किस चीज में हेल्प कर रहा होता है, ये इस प्रोडक्ट की जो है वो कितनी प्राइस होनी चाहिए इस चीज को डिसाइड करके बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट है जो इतनी सेल नहीं हो रही, ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट सेल लेस, द सुपर मार्केट में लोअर इट्स प्राइस। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम उसकी सेल हो रही है, तो क्या करें कि उस प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, फिर मे भी ये हो सकता है कि वो प्राइस सॉरी वो जो प्रोडक्ट है वो सेल होना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। डेटा साइंस बता रहा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट सेलिंग आइटम लाइक ब्रेड, मिल्क एंड एग्स आर यूजली प्लेस एट द एंट्रेंस। अब वो वाली प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, जैसे ब्रेड, मिल्क, एग्स, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इनको सामने फ्रंट पे या एंट्रेंस पे रखना चाहिए। ठीक हो गया, क्यों रखना चाहिए? ताकि जो जैसे ही कस्टमर आए वो वहां से प्रोडक्ट पिक करे और चला जाए। ठीक हो गया, ताकि जो है उसको प्रॉपर पूरी मार्केट के अंदर जो है वो जाना ना पड़े। आगे है प्रिडिक्टिंग डिमांड। डेटा साइंस क्या हेल्प कर रहा होता है? डेटा साइंस ये हेल्प कर रहा होता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी, उसको प्रिडिक्ट करके बता रहा होता है, उसको गेस कर रहा होता है। For example, in Pakistan during Ramadan and Eid, डिमांड फॉर फूड आइटम्स इंक्रीजेस। अब रमदान और ईद में क्या होता है कि कुछ आइटम्स की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फ्लोर हो गया, शुगर हो गया, ड्रिंक्स हो गई, ठीक हो गया, तो इस टाइम जो है ताकि फिर इनकी जो है क्वांटिटी है उसको भी ज़्यादा कर देना चाहिए। और सुपर मार्केट्स ये काम करती हैं कि जैसे जैसे वो सीजन के हिसाब से देखती हैं कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, उसी तरीके से जो उनका स्टॉक है उसको भी ज़्यादा कर देती हैं। आगे है इसमें हेल्प कर रहा होता है फाइंडिंग बिजी आवर्स, कि कौन से आवर्स बहुत बिजी है। इसका क्या मतलब है कि किस टाइम जो है ज्यादा कस्टमर विजिट करते हैं सुपर मार्केट का। बाय एनालाइजिंग डेटा स्टोर फाइंड व्हेन द मोस्ट कस्टमर विजिट। ठीक है, अब वो क्या डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, डाटा को जो है वो एनालाइज करने के बाद जो स्टोर्स होते हैं, जो सुपर मार्केट्स होती हैं, ये फाइंड आउट करती हैं कि इस टाइम जो है वो कस्टमर ज्यादा विजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ एनालिसिस है जो कि शो कर रहे हैं कि सेल्स जो है वो ज्यादा हाईएस्ट है इवनिंग में। ठीक है, शाम को जो है वो सेल ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि शाम को जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा विजिट कर रहे हैं। दिस हेल्प सुपर मार्केट अरेंज मोर स्टाफ एट बिजी टाइम। तो ये सुपर मार्केट की ये हेल्प कर रहा होता है कि ताकि जो जिस टाइम बिजी आवर्स हैं उस टाइम ज्यादा स्टाफ होना चाहिए। ठीक हो गया, तो फिर क्या जो सुपर मार्केट्स है वो क्या करते हैं कि जो स्टाफ है उनको अरेंज करते हैं बिजी टाइम्स में। अब एक ग्राफ टेबल है, ठीक है, इसमें जो है वो डाटा है फ्रॉम मंथली इनकम ऑफ सुपर मार्केट। अब यहाँ पे जनवरी 23 का है, ठीक है, इसमें जो है फूड आइटम कितने जो है मतलब वो हुई हैं, उनकी कितनी सेल हुई है, इसी तरीके से क्लोथिंग फुटवेयर की कितनी सेल है। आगे जो है फेब का भी बताया हुआ है, मार्च का, अप्रैल का, ये सारा बताया हुआ है। अब हम अगर यहाँ पे देखें हाईएस्ट फूड सेल कब हुई है, मार्च में हुई है। ठीक है, मार्च में 16.53, फिर जून में हुई है 16.11, इसी तरीके से अप्रैल में हुई है 15.01। तो ये तीन यहाँ पे मंथ्स आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा सेल हुई है। इसी तरीके से हाईएस्ट क्लोथिंग सेल अगर हम देखें तो अप्रैल में
ज़्यादा हुई है, ठीक है, 20.25 है। इसी तरीके से जून में उससे थोड़ी सी कम हुई है, 18.73 है। फिर मार्च में थोड़ी सी कम हुई है, 13। तो हम लोगों ने इस डाटा को एनालिसिस किया है, ठीक है, और उसके बाद देखा है कि अच्छा कौन से मंथ में ज़्यादा जो है वो सेल्स हो रही हैं, तो उस टाइम जो है वो ज़्यादा कस्टमर्स अरेंज करना स्टार्ट कर दें। आगे है सर्वे इन डेटा साइंस। सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। किससे? किसी भी पर्सन से, ठीक है। वो पर्सन क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट होती है उनकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी यूजफुल है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसकी प्राइस ठीक है या लो है या ज़्यादा है, ओके। और ये हेल्प कर रही होती है तक प्रोडक्ट प्लेसमेंट में कि कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट को रखना चाहिए। डिमांड एनालिसिस में कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है उसको इम्प्रूव करी होती है। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, सर्वे के बेनिफिट्स। फॉर ऑनर्स, ऑनर्स के लिए क्या बेनिफिट है? इम्प्रूव्ड स्टॉक मैनेजमेंट, सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब डेटा साइंस क्या करता है कि जो स्टॉक मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो इतने ज़्यादा जो है वो मार्केट में उसको प्लेस ना करें। और अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, और उसको मार्केट के अंदर लेके आया जाए। ठीक हो गया, इस चीज़ में इम्प्रूव करती है। आगे है सीजनल डिमांड प्लानिंग। ठीक है, जो सीजनल डिमांड प्लानिंग में हेल्प करी होती है या उसके लिए बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरीके से समर क्लोथिंग है, ठीक हो गया। अब समर में जो है वो समर क्लॉथ्स जो है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसी तरीके से विंटर में विंटर क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी। आगे है हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। हायर सेल्स एंड प्रॉफिट्स में क्या है कि इसमें जो ये क्या काम करती है, ये जो सुपर मार्केट्स है उनकी सेल्स और प्रॉफिट्स को हाई कर देती है। आगे है कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? इजी एक्सेस टू डिजायर प्रोडक्ट। वो वाले प्रोडक्ट जो वो चाहते हैं कस्टमर, ठीक है, जो डिजायर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेस उनके लिए आसानी से मतलब वो प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्सेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, जो उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर होता है। वो इजीली अपने सुपर मार्केट्स में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और इतना जो है वो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं होता। अब इसके बाद है डेटा कलेक्शन एंड डेटा साइंस। डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक हो गया। इसको जो है हम लोग, ओके, डेटा कलेक्शन इन डेटा साइंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेज टू सॉल्व आ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ना कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम पूछना, ठीक है, कि जहाँ पे उस मतलब वेयर यू नीड डेटा टू फाइंड आंसर, ठीक है, जहाँ पे जो है मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो कि इसका आंसर फाइंड आउट करो, वहाँ पे उस क्वेश्चन को पूछ लेना। अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं, व्हाट इज द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 9 क्लास स्टूडेंट, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितनी एवरेज पॉकेट मनी होती है 9 क्लास स्टूडेंट की। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये इंक्वायरी होगी। अब उसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होगी। अब उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसको जो है सॉल्व करना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, हम लोग सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी एवरेज पॉकेट मनी होती है एक 9 क्लास स्टूडेंट की। तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हम हर स्टूडेंट के पास जाएंगे, उसकी पॉकेट मनी पूछेंगे, उस डाटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज जो है वो टेबल या चार्ट्स की फॉर्म में। उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे, उसकी एवरेज वगैरह निकालेंगे, और उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा कि अच्छा इतनी जो है वो एवरेज होती है पॉकेट मनी की। फॉर एग्जाम्पल 2000 आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेज टू सॉल्व अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करें, ठीक है, रेलिवेंट सोर्सेज से, जो भी उससे रिलेटेड सोर्सेज हैं उनसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट स्टेप इन एन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जो अभी हम लोगों ने काम किया, कि जिसमें हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद जो है उसको एनालाइज किया, और आखिर में हम लोगों ने रिजल्ट निकाला कि जो एक एवरेज पॉकेट मनी होती है एक 9 क्लास स्टूडेंट की, वो 2000 है। तो ये क्या होगा, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की, तो इसका मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें उस क्वेश्चन या इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर स्टेप्स अप्लाई होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट आता है। अब आगे कैटेगरीज हैं डाटा कलेक्शन मेथड के, किस
तरीके से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देर आर टू वेज, फर्स्ट वन इज प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। ओके, प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है कि डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स से आप खुद डायरेक्टली जो है उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले वो डाटा किसी और ने कलेक्ट नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम उस डाटा को खुद जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है, कलेक्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड सोर्सेज। इसमें क्या होता है कि पहले से डाटा पड़ा होता है, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह में या किसी और जगह पे, और आप जो है उस डाटा को यूज कर रहे होते हो। ये क्या होता है, ये सेकेंडरी डाटा कलेक्शन होता है। ओके, आगे हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डाटा कलेक्शन को डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग सेकेंडरी डाटा कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, डेफिनेशन है ओरिजिनल डाटा गैदर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है ओरिजिनल होता है। ठीक हो गया, आप खुद जो है उस डाटा को गैदर करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है, सोर्स से, और उसके बाद या फिर आप सोर्स से, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, या फिर आप इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो और उनसे जो है आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आप असेंबली ग्राउंड में जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, आप उन सब से जो है उनकी फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हो और उसके बाद वो डाटा कलेक्ट हो जाता है। अब वो कौन सा डाटा होगा, वो किसकी एग्जांपल होगी, वो प्राइमरी डाटा की होगी। ठीक है, प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि आप खुद उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स से आप जो है उस डाटा को गैदर कर रहे हो, या फिर इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो आप डाटा को गैदर कर रहे हो। ओके, आगे जो है डिफरेंट मेथड है कि किस तरीके से आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला है सर्वेज एंड क्वेश्चन के थ्रू। ये क्या होता है, ये रिटर्न और ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को ये फॉर्म देते हो और उनसे कहते हो कि ये हमें फिल करके दो। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो उनका आंसर देते हैं। जो उनका आंसर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो उसको हम लोग जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डाटा आ जाता है। इसी तरीके से इंटरव्यूज के थ्रू भी हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह फेस टू फेस हम लोग जो है वो एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, उस तरह से हमारे पास डाटा आता है। फोन के थ्रू जो है हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से हमारे पास डाटा आ रहा है। या फिर वीडियो कन्वर्सेशन के थ्रू, ठीक है, वीडियो में बातचीत चल रही है और उसके थ्रू जो है हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, हम किसी भी पर्सन से क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, वो उसका आंसर देता जा रहा है, जो उसका आंसर होगा वो हमारे पास डाटा आता जा रहा है। थर्ड मेथड है ऑब्जर्वेशन। हम लोग जो है कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी बिहेवियर है, हम उसको वॉच करते हैं, उसको हम देखते हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया, उस तरह से हमारे पास डाटा आ जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, हम लोग कोई भी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, तो वो हमारे पास जो है एक मेथड है। फोकस ग्रुप, अब हम लोग क्या करते हैं कि ना डिस्कशन के लिए, हमने फॉर एग्जांपल डिस्कशन करनी है किसी ग्रुप के साथ, तो हम जो है ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। सेंसस के थ्रू हमारे पास डाटा आता है। ठीक है, सेंसस में जो है वो डिवाइसेस आ जाती हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की है अर्थक्वेक की। ठीक हो गया, इसकी अगर हम लोग सिस्मिक रीडिंग्स लेनी है, सिस्मिक का मतलब होता है कि वाइब्रेशंस, ठीक है, कितनी जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं अर्थक्वेक के थ्रू, तो वहां पे जो है वो सेंसस जो है वो प्लेस किए जाते हैं और वो सेंसस जो है वो हमें डाटा दे रहे होते हैं। ओके, इसी तरीके से आईओटी डिवाइसेस के थ्रू जो है हमारे पास डाटा आता है। आईओटी डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइसेस जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसे हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस भी कहते हैं, उनके थ्रू हमारे पास डाटा आ रहा होता है। इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फिजिकल या बायोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करे होते हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट आ गए, स्कैनर्स आ गए, फेस रिकॉग्निशन आ गया। तो ये सारी डिवाइसेस थी जो डाटा को कलेक्ट करे होते हैं, और ये सारे मेथड हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। इसके बाद है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें ना पहले से डाटा पड़ा होता है, ठीक है, कहीं वेबसाइट्स वगैरह में या कहीं भी डाटा पड़ा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जो भी हमारी स्पेसिफिक नीड है उसके लिए हम लोग उस डाटा को यूज कर लेते हैं, हमें खुद वो डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता। सेकेंडरी डाटा में ये होता है। ओके, सोर्सेज आर ऑफन पब्लिश मटेरियल, जैसे बुक्स में जो डाटा है हम उनको यूज कर लें, रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, किसी ने पहले से कोई रिसर्च की है हम उस डाटा को यूज कर लें, कोई वेबसाइट पे कोई डाटा पड़ा हुआ है हम उसको यूज कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो क्रिकेट हुआ, ठीक है, उसके हम लोगों ने रिजल्ट्स जो है वो एनालाइज करने हैं, तो अब ये नहीं कि हम लोग खुद जो है वो डाटा कलेक्ट करें, वो पहले से वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, क्रिकेट के डाटा पड़ा हुआ है और हमने जो है उसको यूज कर लिया। अब इसके कौन कौन से कॉमन मेथड आते हैं, सबसे पहले पब्लिश सोर्सेज, जिसमें बुक्स आते हैं, जो बुक्स के अंदर डाटा होता है, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इनमें जो भी डाटा होगा, ठीक हो गया, उनको हम लोग यूज कर लेंगे। ऑनलाइन डेटाबेसेस, ठीक है, जो उसमें डेटाबेसेस में क्या होता है कि डाटा स्टोर हो रहा होता है, तो अब वहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटाबेस है, हमने जो है वो स्टूडेंट के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो हम उनके डाटा को यूज कर लेंगे। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड, ठीक है, इनका जो डाटा होता है हम उनको यूज कर लें। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हम लोगों ने देखना हो कि लिटरेसी रेट देखना है, ठीक है, अपने कंट्री का, कि कितने लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट रिपोर्ट होगी, हम उसको पढ़ लेंगे और हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा इतना जो है वो लिटरेसी रेट है, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग खुद हर जगह जाएं और वहाँ पे लिटरेसी रेट चेक करें।
अगर हम खुद हर जगह जा जाके जो लिटरेसी रेट चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन पहले से कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट पड़ी हुई है और हमने उसको रीड आउट कर लिया है, और ये फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा इतना लिटरेसी रेट है, इतने जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होगा। इसके अलावा जो पास सर्विस, ठीक है, सर्विस क्या होता है, इसमें रिटर्न फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन होते हैं, हम लोगों से उसके आंसर्स ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ने खुद वो फॉर्म जनरेट नहीं किया और लोगों से जो है उसके खुद आंसर्स फिल नहीं करवाए, बल्कि पहले से किसी ने जो है वो सर्वे किया हुआ था, वो पास सर्वे था और हमने उसको यूज कर लिया। फिर सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, ठीक हो गया, उनके थ्रू जो डाटा जनरेट हो रहा होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, पब्लिकली अवेलेबल डाटा सेट्स। अब डाटा सेट क्या होते हैं, जो जिसमें जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, जैसे डायबिटीज का डाटा सेट है, ठीक है, जिसमें सारा डायबिटीज का डाटा होगा। इसी तरीके से कोविड 19 का डाटा है। अब वो पब्लिकली पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसा कैटल वगैरह है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर डाटा पहले से पड़ा हुआ है। हम लोग क्या करें, उस डाटा को क्या करें, यूज करें। ये नहीं कि हम लोगों ने खुद वो प्रॉपर डाटा सेट बनाया है, ठीक है, वो पब्लिकली मतलब वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो हमने भी उसको यूज कर लिया, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। प्रीवियस रिसर्च स्टडीज, ठीक है, पहले से किसी ने रिसर्च की हुई है, उससे जो डाटा जनरेट हुआ है वो हम लोगों ने यूज कर लिया, इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों ने खुद उस रिसर्च को परफॉर्म किया है, बल्कि किसी और ने वो रिसर्च की है और उससे जो है जो भी रिजल्ट्स आए हैं हमने उस रिजल्ट को यूज कर लिए। ओके, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।